पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी, डीजीआईपीआर डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। अत्रे जी, जिस प्रकार से धारा 370 बीजेपी ने हटाई, अब इस पर सुप्रीम मोहर लग गई और अगर चुनावों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की मांग भी उठने लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनावों की बात की है कि वहाँ चुनाव कराए जाने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीतिक बयान देने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जब धारा 370 को हटाया गया था उस वक्त लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने तभी कह दिया था कि सही समय पे चुनाव करवा दिए जाएंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे अपनी सुप्रीम मोहर लगाई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दे दी कि चुनाव इस तारीख तक चुनाव करवा दिए जाए। तो जब ये सब चीजें पहले से हो चुकी थी तो भूपेंद्र हुड्डा के बयान का क्या मतलब रह गया था? सरकार तो पहले दिन से ही कह रही थी ना। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की डेट तक बता दी कि इस तारीख से पहले चुनाव हो जाए। तो इस तरह के जो राजनीतिक बयान देके मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा, देखिए 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं, अगर वो भी ऐसी हल्की राजनीति या यूं कहिए कि अपने बयान के जरिए केवल मीडिया में दिखने का प्रयास करेंगे तो हास्यास्पद सी बात है। हुड्डा साहब ने यह भी कहा है कि विधानसभा सेशन है शीतकालीन, इसके अंदर बताएंगे कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, ऐसा है, अभी तक 9 साल के अंदर जितने विधानसभा सेशंस हुए हैं, उन 9 साल के सेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हुड्डा साहब तो अभी तक पूरी तरह से ये नहीं बता सके कि उनके 10 साल की सरकार में क्या हुआ था। क्योंकि हर बार जब भी विधानसभा का सत्र आता है, स्वाभाविक है पहले की सरकार में हुई कारगुजारियों के ऊपर चर्चा विषय आ ही जाता है। जब रोजगार की बात होती है तो ये विषय जरूर आता है कि हुड्डा साहब, आपने नौकरियों की जो बंदरबाट की थी अपने समय पे, जो हरियाणा के युवाओं के हक को मार के अपने चहितों को दिया था, उस पर हुड्डा साहब ने आज तक क्या जवाब दिया? जब विषय ये आता है कि हुड्डा साहब आपके 10 साल के कार्यकाल में बजाय हरियाणा का औद्योगिक विकास हो, हरियाणा से उद्योग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, उसके पीछे क्या कारण था? जब हुड्डा साहब से इस विषय पे सवाल पूछा जाता है कि हुड्डा साहब, आपने लगभग 70,000 एकड़ जमीन जिसका आपने सीएलयू किया, जो आपने बिल्डरों को रिलीज की, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, किसान की जमीन छीन ली, उसके ऊपर हुड्डा साहब क्यों नहीं जवाब दे पाए आज तक? युवा वर्ग के रोजगार को लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कह रहे हैं, कहते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर खुलकर बोलेंगे। देखिए, वर्तमान सरकार के कार्यकाल की एक भी नौकरी माननीय कोर्ट ने रद्द नहीं की, ये रिकॉर्ड की चीज है। हुड्डा साहब के कार्यकाल की 12 नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द की हैं, ये रिकॉर्ड की चीज है। अब आप मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार किस सरकार के कार्यकाल में हुआ? पहला। दूसरा, हुड्डा साहब के कार्यकाल में जब एचसीएस की भर्ती हुई थी, मुझे आज भी याद है, विपक्ष ने बाकायदा एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जारी कर दी थी कि कल को आने वाली लिस्ट में किन किन कैंडिडेट्स का नाम होगा। हूबहू वही लिस्ट आई थी एक दिन बाद। तो भ्रष्टाचार वो था या आज है जब एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त कर लेता है? हुड्डा साहब से सवाल तो ये पूछने वाला था कि 10 साल में आपने लगभग 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां दी। हालांकि मैं उसमें से वो आंकड़ा माइनस नहीं कर रहा जिसमें जो सरकारी कोर्ट ने नौकरियां रद्द कर दी, जैसे पीटीआई वगैरह। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1,20,000 सरकारी पक्की नौकरियां दे चुके हैं अब तक। अभी तो लगभग 1 साल का समय बाकी है, तो आंकड़ा 10 साल का जब हम कंपेयर करेंगे तो हुड्डा साहब के मुकाबले दुगना हो जाएगा मनोहर लाल जी का। जिस प्रकार से अब देखा जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता, उसको उसका यथाउचित सम्मान मिलता है, ये परंपरा है, ये आप देख भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। और जहां तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9 साल हरियाणा में जिस तरह से सरकार चलाई, जिस तरह से पार्टी और सरकार का समन्वय दिखाया, स्वाभाविक है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इन सब चीजों को कंसीडर करता है। मुख्यमंत्री जी का संगठन की दृष्टि से पहले बहुत बड़ा अनुभव रहा है। संगठन मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं कई साल, 9 साल से बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो चुनावी राजनीति और संगठन की कार्यशैली दोनों का बहुत बड़ा समन्वय है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो जिस व्यक्ति का दोनों दृष्टि में इतना बड़ा तजुर्बा हो और एक कामयाब तजुर्बा हो, तो नेचुरल है शीर्ष नेतृत्व ऐसे कार्यकर्ता का, ऐसे व्यक्ति के अनुभव का लाभ अलग अलग कामों में लेता है। और जैसे मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुनने के लिए
एक जिम्मेवारी दी गई थी, आपने नतीजा भी सामने देख लिया। बेहतरीन ढंग से एक ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री चुना गया जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के लिए युवावस्था से काम कर रहा था और बहुत पढ़ा लिखा एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वसम्मति से चुना गया सभी विधायकों के द्वारा। विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की अगर माना जाए, क्या तैयारी है विपक्ष के प्रहारों का जवाब देने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सत्ता पक्ष तो पूरी तरह से तैयार है और हमेशा हर विधानसभा सत्र में हम तैयार होते हैं। विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरह के बयान जरूर आते हैं विधानसभा सत्र से पहले। हालांकि जब सत्र शुरू होता है तो हमें हमेशा ये देखने में आया है कि विपक्ष कोई ना कोई बहाना करके वॉकआउट कर जाता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 9 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर मुद्दे को एड्रेस किया। नतीजा ये हुआ कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, विपक्ष झूठ को मुद्दा बनाने का प्रयास अवश्य करता है, झूठ का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास अवश्य करता है, लेकिन 9 साल के अंदर विपक्ष जो है वो झूठ का नैरेटिव भी नहीं बना पाया, क्योंकि सरकार की कार्यशैली पारदर्शी कार्यशैली, सुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन जिस तरह से मनोहर लाल जी ने करके दिखाया, तो अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जब विधानसभा सत्र में विपक्ष आएगा तो देखेंगे कि पहले की तरह वॉकआउट करके तो नहीं भागता। प्रवीण जी, आप हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी हैं, कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ी हुई एक अधिसूचना पीछे जारी की गई थी। उस अधिसूचना में अगर 2 पॉइंट है जिनको लेकर काफ़ी ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। ये पहला ऐतराज तो ये है कि जो पेंशन परिवार को मिलनी चाहिए, अगर एक परिवार में 2 पत्रकार हैं, 3 पत्रकार हैं, जैसे सरकारी नौकरी में कोई हो या पॉलिटिशियन कई हैं जो अलग अलग कहा जाए राजनीति करते हैं, विधायक रहते हैं, तो उन्हें पेंशन परिवार में मिलती रहती है। तो पत्रकारों की एक तो ये समस्या, और दूसरी अगर कहा जाए FIR दर्ज होने पर पत्रकारों की सुविधाओं को रोकने की बात, ये इस तरह की अधिसूचना को विड्रा कराने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल रहने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार और पत्रकारिता के लिए जो योजनाएं बनाई, जो पत्रकारों के लिए काम किया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये बात अच्छी तरह से मानते हैं कि पत्रकारिता एक जिम्मेवारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है, और पत्रकारों को बेहतरीन सुविधाएं मिले, ये प्रयास हमेशा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रहा है। जो ऐतराज़ की बात आपने की है, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी ये विषय उठाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हर जिले में पत्रकार साथियों से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं कई जिलों में गया जहाँ पत्रकार साथियों ने इन विषयों पे बात की। प्रयास ये रहेगा कि विभाग के स्तर पे इन विषयों पे चर्चा की जाए। पहले तो मैं जो DPR अमित जी हैं उनसे एक बार बात करूँगा, और इन विषयों पे पत्रकार साथियों की शंकाओं का समाधान हो, ये प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं DGIPR डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार में। कई राजनीतिक मुद्दों पर जहां इन्होंने बातचीत की, वहीं जो पिछले दिनों अधिसूचना जारी की गई थी हरियाणा सरकार के माध्यम से पत्रकारों के विषय पर, उस पर भी इन्होंने कहा कि DGIPR डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर अमित अग्रवाल, उनसे ये चर्चा करेंगे और जो समाधान निकल सकता है करवाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।